जय हिंद दोस्तों, मैं फिर राजन उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के शुरू करते हैं अपनी क्लास भी आज की। चलिए, पहला ही क्वेश्चन भी ब्रह्मोस मिसाइल आपका चर्चा का विषय रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका जो प्रशिक्षण है वो कहां पर किया गया है? तो पहला ही क्वेश्चन भी आज का क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा में है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल आपकी चर्चा में है, ये क्यों है चर्चा में? इसलिए भी इसका अभी हाल ही में सफल प्रशिक्षण किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी। देखिए, इसका सफल प्रशिक्षण किया गया भाई 23 मार्च को। कब भाई? 23 मार्च को। सबसे पहले तो बात ये, कब? 23 मार्च 2022 को इसका सफल प्रशिक्षण किया गया है। सफल परीक्षण किया गया, ठीक है, यानी कि इसकी जो ट्रायल की गई वो सफल हुई है भाई। कहां पर किया गया? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो अंडमान निकोबार भाई, अंडमान निकोबार के अंदर, निकोबार के अंदर इसका क्या, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पर इसका प्रशिक्षण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये बताने के लिए DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका सफल प्रशिक्षण किया गया है। कब? 23 मार्च को किया गया है। यह आपकी क्या, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। किस प्रकार की मिसाइल है? तो सुपरसोनिक आपकी क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल है भाई आपकी, ये ध्यान रखेंगे। किस प्रकार की अगर मिसाइल की बात करें तो ये आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में DRDO के द्वारा इसका प्रशिक्षण किया गया है। भारत के प्रशिक्षण को भारतीय एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, किसने देखा, किसने है? तो जो एयर चीफ मार्शल है, एयर चीफ, सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, एयर चीफ मार्शल कौन? आपके चीफ मार्शल, भारत के एयर चीफ मार्शल को VR चौधरी साहब जो थे वहां पर प्रेजेंट थे। VR चौधरी जो साहब थे उन्होंने इसका परीक्षण देखा है। चौधरी साहब ने इसका क्या देखा है? परीक्षण देखा, या जो भी इसका टेस्ट हुआ उस टेस्ट को देखा है, ठीक है, ओके। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं जनवरी में ब्रह्मोस के नए संस्करण का, जनवरी के अंदर कहां पर? जनवरी में जो ब्रह्मोस मिसाइल आपकी, ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसका नया संस्करण का बालासोर उड़ीसा तट पर, कहां पर भाई? बालासोर, बालासोर, बालासोर के उड़ीसा के तट पर, बालासोर में उड़ीसा के तट पर, बालासोर में उड़ीसा का जो तट है उस तट पर इसका क्या सफल प्रशिक्षण किया गया था, ध्यान रखेंगे। ये भी आपका क्लियर है, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी बात करते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना की बात करें तो आपका 1958 में इसकी क्या स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर आपका भाई? ये दिल्ली के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं इसके जो अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो G सतीश जो रेड्डी साहब हैं वो क्या इसके अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन में बड़ा शानदार, और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि जो DRDO ये किस मंत्रालय के अंडर काम करता? तो रक्षा मंत्रालय के अंदर, रक्षा जो मंत्रालय है, मंत्रालय के अंडर काम करता है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है, साथ ही हम यहाँ पर पूछ सकते हैं कि कौन मंत्री उत्तरदायी है? तो राजनाथ सिंह, जो आपके राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, ये क्या है भाई? उत्तरदायी, ठीक है, ये क्या आपके उत्तरदायी है। तो यहाँ पर ये चर्चा का विषय रहा है। आपको पता है अभी वार भी हो रहा है यूक्रेन और मिसाइलों का बड़ा महत्व वहां पर हो रहा है। वहां कौन सी मिसाइल छोड़ी गई थी तो ध्यान रखेंगे। एक और बता दें तो नोट डाल के आप इसको लिख सकते हैं कि आपकी किंजल मिसाइल, किंजल जो मिसाइल थी, किंजल मिसाइल किसने किस पर दागी थी? तो रूस ने यूक्रेन पर दागी थी। उसके जो अंडरग्राउंड जो हथियारों का स्टोर था उसे नष्ट किया था। क्या किया था? जो अंडरग्राउंड जो हथियारों का स्टोर था या भंडार था, भंडार गृह था, उसको क्या किया था? उसको नष्ट किया था। क्वेश्चन बड़ा शानदार, ठीक है भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। गुलाम जो लोग रहे हैं, देखिए गुलामी या ये कहीं दास जो लोग रहे उनकी याद में एक दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन आपका, ये भी भाई दूसरा भी, ठीक है। चलिए, अगर इसकी बात करते हैं तो गुलामी दिवस कब मनाया जाता है, कह सकते हैं, या उनकी याद में कब, कौन सा दिवस कब, ये दिवस आपका जो गुलामी दिवस है ये कब मनाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। गुलामी के शिकार लोगों की याद में, क्वेश्चन भाई, गुलामी के शिकार जो लोग हैं उनकी याद में, उनकी याद में, गुलामी के शिकार लोगों की याद में कौन से की याद में दिवस मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है?
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो गुलामी के जो शिकार हैं लोग, उनकी याद में एक दिवस मनाया जाता है आपका। तो वो दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च को। अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, आंसर 25 मार्च को, आपका 25 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 मार्च को, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा। दूसरी बात यह है कि इसको पहली बार कब मनाया गया, यानी कि जो लोग गुलाम रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजों के गुलाम रहे हों, चाहे पहले किसी राजा महाराजाओं के गुलाम रहे हों, जिन लोगों ने गुलामी के दर्द को सहा है, जिन लोगों ने गुलामी, हमने पूरे भारत ने सहा है, 200 वर्ष हम गुलाम रहे हैं, 200 वर्ष हम गुलाम रहे हैं। और गुलामी आपकी जो प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति को गुलाम बनाया जाता था, कि देश गुलाम बनाया जाता था, इस पे बात नहीं करूंगा, ज्यादा बड़ा मैटर हो जाएगा। तो इतना यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो आपकी गुलामी जिन्होंने किसी भी प्रकार से सही है, उन लोगों के लिए एक दिवस मनाया जाता है। 25 मार्च को आपका गुलामी दिवस मनाया जाता है। इस शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। तो पहली बार कब मनाया गया था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली बार जो मनाया गया कब, आपका 2008 के अंदर इसको पहली बार मनाया गया था। और इसके ऊपर जो चर्चा हुई थी भाई, ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो चर्चा हुई थी आपकी, कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र ने जो प्रस्ताव या चर्चा, तो ये विश्व गुलामी दिवस की बात कर रहे हैं यहाँ पर आपका, जो शिकार लोगों की याद में मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के लिए इसको निर्धारित किया था। कब? तो 2007 में इस दिन को मनाने के लिए निर्धारित किया गया। और मनाया कब? पहला आपका 2008 के अंदर, ये याद रखेंगे, ठीक है भाई। ओके, 400 वर्षों में दास व्यापार, आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात हो रही है यहाँ पर। तो दास जो व्यापार की अगर मैं बात करूं, दास व्यापार जो आपका लगभग पिछले 400 वर्षों में कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं? तो 15 मिलियन पुरुष, महिला और बच्चे, बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता भाई। 15 मिलियन पुरुष, महिला और बच्चे इसके शिकार हुए हैं। कौन कौन? 15 मिलियन पुरुष, महिला और बच्चे इसके शिकार हुए हैं। किसके? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, दासता के, दास व्यापार के। ये सारी की सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, जब पहली बार 2008 में जो गुलाम लोगों को याद करने के लिए बनाया गया था, दास दिवस की कह सकते हैं इसको आप, दास दिवस भाई, दास दिवस के याद करने के लिए, तो पहली बार कब मनाया गया था? जैसे मैंने पूछा आप लोगों को, तो 2008 में। तो पहली बार जो थीम थी इसकी, वो थीम क्या थी भाई? पहली बार क्या, किस थीम के तहत इसको मनाया गया था? तो इसकी जो थीम थी, ब्रेकिंग द साइंस लेस्ट वी फॉरगेट। तो क्या था आपका भाई? ब्रेकिंग द साइलेंस लेस्ट वी फॉरगेट थीम के साथ इसको, ब्रेकिंग द साइलेंस लेस्ट वी फॉरगेट, इस थीम के साथ इसको 2008 के अंदर इसे मनाया गया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। 2015 में अफ्रीकी वंश के लोग इसके ज्यादा शिकार हुए, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 2022 की इसकी थीम क्या रही है? 2022 की थीम इसकी क्या, जो हमने गुलामी का जो दर्द था जिन लोगों ने, उनकी याद में जो दिन मनाया गया, तो इसकी थीम क्या रही है? ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार इसको रफ करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका अगला हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आएगा आपका। अभी हाल ही में असम राइफल्स स्थापना दिवस मनाया गया, तो पूछ लेगा क्वेश्चन नंबर 4, असम राइफल्स दिवस, स्थापना दिवस, ऐसा स्थापना दिवस कब मनाया गया? अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले असम राइफल्स के बारे में ले लेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें इसकी स्थापना दिवस की, तो आंसर है 24 मार्च को भैया, 24 मार्च को असम राइफल्स स्थापना दिवस मनाया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये सबसे जो पुराना अर्धसैनिक बल है,
अर्धसैनिक बल है आपका। सबसे पुराना अर्धसैनिक बलों में बात करूं तो आपका जैसे आपका सीआरपीएफ आ जाता है, सीआईएसएफ आ जाता है, असम राइफल्स आ गया आपका, ठीक, आईटीबीपी आ जाता है, बहुत सारी चीजें जो आपके बहुत सारे 6-7 जो बल हैं, स्पेशल एसपीजी वगैरह आ जाते हैं आपके, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं आपके अर्धसैनिक बल। खास तौर पे अर्धसैनिक जो बल है वो किस मंत्रालय के अंडर काम करते हैं, तो किस मंत्रालय के, तो ये भाई गृह मंत्रालय के अंडर काम करते हैं। गृह मंत्रालय के अंडर काम करते हैं आपके कौन, अर्धसैनिक बल, जिसके अंदर आपकी बीएसएफ वगैरह सारी आ जाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो भी आपके अर्धसैनिक बल है वो आ जाते हैं। देश के इंटरनल जो आपकी बाहरी और कह सकते हैं बॉर्डर के ऊपर भी सुरक्षा का काम करते हैं। और इस असम राइफल की अगर मैं बात करूं तो इसने दूसरे विश्व युद्ध में अहम रोल निभाया था। जो सेकेंड जो वर्ल्ड वार था, इस वर्ल्ड वार में अहम रोल निभाया भाई किसने, सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका अहम रोल रहा है, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ब्रिटिश राज के अंदर, ब्रिटिश जो आपका राज था, ब्रिटिश राज में इसकी स्थापना की गई कब, 1835 में। कब स्थापना की गई, 24 मार्च 1835 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, ओके। जब इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना के समय जो इसका नाम था वो असम राइफल्स नहीं था, इसका नाम था कैचर लीड। ये इसका क्या स्थापना के समय नाम था। 1917 में यानी कि पहले नाम क्या था, कैचर लीड कह सकते हो। तो 1917 में इसका नाम बदली किया गया। 1917 में जो नाम बदली करके नाम बदला गया वो क्या लिखा गया, असम जो राइफल है, असम राइफल, इसका राइफल नाम रखा गया था। 1917 में इसका नाम असम राइफल रखा गया। ये शानदार क्वेश्चन आता है, यहाँ पर बन जाएगा। इसका आदर्श वाक्य की अगर हम बात करें, आदर्श जो वाक्य इसका, उत्तर पूर्व के प्रहरी इसका आदर्श वाक्य है। उत्तर पूर्व के प्रहरी इसके आदर्श वाक्य है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, असम राइफल के हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर भाई आपका शिलोंग के अंदर क्या हेडक्वार्टर है। और शिलोंग आपकी सोमवी स्मार्ट सिटी, कैसी स्मार्ट सिटी आपकी, सोमवा स्मार्ट शहर कौन सा, शिलोंग है। पहले स्मार्ट शहर कौन सा आपका, भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर देश का पहला स्मार्ट शहर, पहला अगर हम बात करें स्मार्ट शहर कौन सा है तो आपका भुवनेश्वर पहला स्मार्ट शहर है। देश की सोमी शिलोंग, और शिलोंग ही क्या भाई इसकी आपकी, इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो शिलोंग है, ठीक है। चलिए भाई, वर्तमान में इसने कौन सा स्थापना दिवस मनाया, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो 187वां स्थापना दिवस, कौन सा भाई, 187वां स्थापना दिवस इसने मनाया। स्थापना दिवस कब मनाया, 187वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने मनाया है, तो ये असम राइफल्स के द्वारा मनाया गया। ध्यान रखें किस मंत्रालय के अंदर आती है, तो ये आप लोगों को पता है। इसमें कितने भाई, 65,143 लोग स्वीकृत हैं काम करने के लिए। स्वीकृत जो संख्या की अगर हम बात करें, स्वीकृत संख्या है यानी कितने हो सकते हैं। और इसके अंदर 46 बटालियन है। बटालियनों की अगर हम बात करें तो 46 बटालियन है। और विश्व युद्ध में बड़ा मुख्य रूप से बर्मा में सेवाएं दी थी इसने भी। विश्व युद्ध में अगर मैं बात करूं तो कहां पर इसने, तो बर्मा के अंदर, सेकंड जो वर्ल्ड वार था बर्मा के अंदर इसने अपनी सेवाएं दी थी। और एक नोट डाल के लिख लेंगे, दोहरी नियंत्रण संरचना वाला, नोट डाल के लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र, दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र आपका क्या भाई, दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र सुरक्षा बल है आपका कौन, असम राइफल भाई, असम राइफल। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, इसका मतलब ये है ये किसके अंडर काम करती है, किसके अंडर काम करती है, तो ये भारतीय सेना के अंडर काम करती है, भारतीय सेना के साथ काम करती है भैया ना। अंडर किसके रहती है, भारतीय सेना के। और मंत्रालय कौन सा हो गया, गृह मंत्रालय के अंडर ये काम करती है, ठीक है। ये आपका पता होना चाहिए। अर्धसैनिक वाला बल है, अर्धसैनिक है। नियंत्रण किसके पास इसका, तो भारतीय सेना के पास इसका नियंत्रण की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना के पास है। और वैसे किसमें, गृह मंत्रालय के अंडर ही काम करते हैं, गृह मंत्रालय इसको देखता है, ठीक है भाई। चलिए शानदार क्वेश्चन था आपका ये भी, और बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए असम राइफल की स्थापना दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 24 मार्च को स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हो। और भारत का एकमात्र ऐसा सुरक्षा बल है, अर्धसैनिक बल है जो दोहरे नियंत्रण में है।
दोहरे नियंत्रण में तो भारतीय सेना के पास इसका नियंत्रण है, मंत्रालय किसके पास, गृह मंत्रालय के पास है, ठीक है भाई। और अंग्रेजों के टाइम में इसको कैचर लीव के नाम से इसको जाना गया था। कब 187वां स्थापना दिवस है 1800, कब भी इसका जो अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। 1917 में इसका क्या किया गया, नाम बदला गया है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1835 में स्थापना, 1917 में इसका नाम बदल करके क्या किया गया, असम राइफल। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। अभी हाल ही में चर्चा में है भाई आपका भारत के निर्यात। क्वेश्चन नंबर अगर आपका बात करें तो 4 भाई, भारत ने निर्यात किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। निर्यात, भारत के निर्यात की बात करूं तो निर्यात करके भारत ने निर्यात में रचा इतिहास जो कि चर्चा में है, ये क्या है, चर्चा में है, यह क्या है। क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है, ध्यान रखेंगे। भारत ने निर्यात करने में, यानी कि आपका जो बाहर जो सामान वस्तुएं भेज रहा है उसमें एक इतिहास रचा है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ इतिहास के अंदर। और बाहरी जो आंकड़ा था उसको टच किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं भारत ने कितने, 400 बिलियन डॉलर, 400 बिलियन जो डॉलर हैं, 400 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है। याद रखेंगे वस्तुओं का निर्यात किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने, वाणिज्य मंत्री कौन आपके, वाणिज्य जो मंत्री हैं आपके मंत्री पीयूष जो गोयल साहब हैं, पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी है, ध्यान रखेंगे। और उन्होंने ये बताया है, ठीक है, ओके। आत्मनिर्भर भारत का एक मील, भारत का आत्मनिर्भर भारत बनने की कगार पर है। भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, उसकी मील में मतलब कहीं उसके रास्ते का एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। लक्ष्य कितना था भारत वित्त वर्ष के लिए, तो वित्त वर्ष का जो लक्ष्य रखा गया था ये 600 मिलियन में, 600 बिलियन, सॉरी बिलियन मिलियन में फर्क हो जाएगा, बिलियन जो डॉलर का लक्ष्य था, 400 से ज्यादा निर्यात कर दिया, 650 कर लो चाहिए इसको भाई, 650 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया था, 400 बिलियन डॉलर हमने जो निर्यात यहाँ पर क्या कर दिया, भेज दिया है, ध्यान रखेंगे। और यह भारत ने कब, 9 दिन पहले इतिहास रचा है, 9-10 दिन पहले आप कह सकते हो, 10 दिन पहले भारत ने ये इतिहास बनाया, यानी कि मार्च 2022 में भारत ने ये इतिहास रच करके ये एक इतिहास रचा और बताया और दिखाया, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, 40 मिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया जाता है हर एक घंटे में कितना भाई आपका 46 मिलियन जो डॉलर है उसका सामान निर्यात किया जाता है, ध्यान रखेंगे। साथ ही भाई एक दिन में कम से कम एक बिलियन की एवरेज आ रही है, डॉलर निर्यात किया जाता है। हर महीने अगर पर मंथ की बात करें, एक मंथ में अगर हम बात करें तो 33 बिलियन जो डॉलर है, इस डॉलर का निर्यात किया जा रहा है। और आपको बता दूं 2021 में जो निर्यात था 2020-21 में आपका 2020-21 में जो था आपका 292 बिलियन डॉलर था। कितना था भाई, 292 बिलियन डॉलर था। जबकि 2021-22 में 37% वृद्धि हुई है। कब आपका 2021-22 जो आपका वित्त वर्ष रहा, इसमें 37% क्या रहा है भाई, वृद्धि रही है, ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ये 400 कवर कर गया। कौन कौन सी चीजें थी जो ये भारत से बाहर निर्यात करी जा रही हैं, तो देखिए इसके अंदर प्लास्टिक है, लेदर है, पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोलियम उत्पाद है, लेदर है भाई आपका, लेदर है, प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, साथ में हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग सामान है, रेडीमेड कपड़े हैं, इंजीनियरिंग सामान है, रेडीमेड कपड़े हैं, आदि सामान की क्या करी इसने, आदि सामान को इसने निर्यात किया है, ध्यान रखेंगे। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। चलिए चर्चा में रहे भाई आपका क्लाइमेट अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है, चर्चा में रहा है, एक बार मैं इसको रखता हूँ, उसके बाद भाई आगे बढ़ेंगे। अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा क्लाइमेट
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भैया आपका क्लाइमेट अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है जो चर्चा में अभी आपका क्लाइमेट अर्ली वार्निंग सिस्टम चर्चा में है, यह क्या है? क्लाइमेट अर्ली वार्निंग सिस्टम चर्चा में है, यह क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे और ये पूछ लिया जाएगा क्योंकि आपका क्लाइमेट से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका सीधा सा मतलब है यानी कि क्लाइमेट बदली होने से पहले या जो आपका वातावरण है उसका बदली होने से पहले यदि हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाती है तो हम उसमें कुछ जो हमारा नुकसान होता है उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा भाई, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भाई, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा अगले 5 वर्षों में, 5 वर्षों में, कितने वर्षों में भाई? 5 वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभिक मौसम चेतावनी प्रणाली की रेंज में रखा जाएगा। तो प्रारंभिक मौसम संबंधी चेतावनी की रेंज में रखा जाएगा। की रेंज में मतलब ये कि हर व्यक्ति को अगले 5 वर्ष में मौसम से संबंधित जो बदलाव होगा, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम आजकल बात करते हैं जैसे समुद्र के अंदर मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो अगर उन्हें आगाह कर दिया जाए समय रहते कि अभी थोड़ी देर में तूफान आएगा या 4 घंटे 10 घंटे बाद तूफान आएगा, 2 दिन बाद तूफान आएगा, तो उससे क्या उनका बचाव हो सकता है, जान माल की हानि कम होगी। ठीक है, तो अब संयुक्त राष्ट्र ने एक परियोजना लॉन्च करी है जिसमें क्या अगले 5 वर्ष के अंदर जो उसका लक्ष्य रखा, कितने वर्ष के लिए रखा भाई? 5 वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति इस रेंज में होगा कि उसे अर्ली वार्निंग मिल जाएगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण प्राकृतिक आपदाओं शक्तिशाली हो गई, तो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उद्देश्य है प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही हैं, आपदाओं को क्या, आपदाओं से बचा जा सकता है अगर ये इस प्रकार की संभव हो गया तो। किसकी तो परियोजना है? तो ये आपकी संयुक्त राष्ट्र की परियोजना है, ध्यान रखेंगे। एंटोनियो गुटेरेस ने कहां पर आता है? WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी जो ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन कहां पर? इसका हेडक्वार्टर कहां पर भाई? जिनेवा के अंदर। जिनेवा के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा के अंदर क्या है? हेडक्वार्टर है। वहां पर इस परियोजना की घोषणा करी है। तो जिनेवा के अंदर की इस परियोजना, पहले तो परियोजना किसकी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, ओके। क्या बोला उसने कि अगले 5 वर्ष में हमारा टारगेट है कि प्रत्येक व्यक्ति अर्ली मौसम की जो जानकारी रहेगी उससे अपडेट रहेगा। साथ ही क्या पर हेडक्वार्टर? जिनेवा के अंदर। एंटोनियो जो गुटेरस साहब हैं, गुटेरस इसके क्या है? महासचिव हैं, महासचिव। और इसकी जानकारी किन्होंने दी है? इन्होंने ही दी। एंटोनियो गुटेरस जो महासचिव है, इन्होंने इसकी जानकारी प्रदान की है, ध्यान रखिए। उद्देश्य अलर्ट, इसका उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो अलर्ट सिस्टम बनाना भाई, अलर्ट सिस्टम बनाना। मतलब ये कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिससे हम अलर्ट हो जाएं। तो अलर्ट सिस्टम बनाना इसका उद्देश्य रहा है और कई देशों में उपयोग भी हो रहा है। कई देशों में, बहुत सारे देश उपयोग भी हो रहा है। खाली विकसित जो देश हैं उनकी यहां पर हम बात करते हैं। पृथ्वी की आबादी का 1/3 विशेष रूप से कम विकसित देशों में, तो इसको मतलब कह सकते हैं क्या? जो पृथ्वी आपकी, देखिए समझिए, पृथ्वी का 1/3 जो हिस्सा है, 1/3 हिस्से में ये जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। हिस्से में कौन सी आपकी? तो अर्ली वार्निंग वाली जो जानकारी है, अर्ली क्लाइमेट चेंज वाली जानकारी आपकी नहीं हो पाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगले 5 वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति इसके रेंज में रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभी हाल ही में एक वाणिज्य मंत्रालय चर्चा में है, क्यों भाई? क्वेश्चन नंबर 6, वाणिज्य मंत्रालय चर्चा में है। उन्होंने किसकी घोषणा करी है? किसकी घोषणा
करी है जो चर्चा में। वाणिज्य मंत्रालय की बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय पीयूष गोयल, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन निकला था, तो अभी चर्चा में उस चीज को लेकर के भी हमने बहुत सारा निर्यात किया। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं एक और चर्चा का विषय ध्यान रखेंगे, क्या किया इन्होंने भी, जीआई कृषि उत्पादों को बढ़ावा देगा। देखिए यहाँ पर किसकी घोषणा कर, जीआई जो कृषि उत्पाद है, जीआई टैग जिनको मिला हुआ कृषि जो उत्पाद हैं उत्पादों को बढ़ावा देगा, उत्पादों को बढ़ावा देगा यानी कि उनकी जो पैदावार है उनको बढ़ाएगा। तो जीआई टैग जिन्हें कृषि उत्पादों को मिला हुआ है उनको क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ये भी शानदार आपका क्वेश्चन रहने वाला है ताकि उनके गंतव्यों में निर्यात किया जा सके। ठीक है, ओके। भौगोलिक टैग की अगर हम बात करें, जीआई टैग की बात करें तो भौगोलिक कह सकते हो आप, भौगोलिक संकेत, यानी कि ये चीज यहाँ पर पैदा होती है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि केसर को जीआई टैग कहा तो जेएंडके के अंदर केसर पैदा होता है, मतलब सीधी सी बात है। साथ ही हम बात करें जो चर्चा में था आपका भी भाई सफेद प्याज, सफेद जो प्याज आपकी चर्चा में थी, सफेद प्याज चर्चा में थी, इसको जीआई टैग, तो ये कहां पर महाराष्ट्र में इसको जीआई टैग मिला था, ध्यान रखेंगे सफेद प्याज को भी। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। उत्पत्ति को उस क्षेत्र में बौद्धिक संपदा में दर्शाता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। देखिए बासमती चावल और दार्जिलिंग चाय भारत में से निर्यात किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय उत्पाद। तो जीआई टैग में, जीआई टैग जिनको मिला हुआ में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, आप कह सकते हो लोकप्रिय यानी कि जो बाहर निर्यात हो रहे हैं तो वो कौन से हैं आपके, तो दार्जिलिंग की जो चाय है भैया आपका निर्यात किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय उत्पाद में क्या जाता है आपका दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की जो चाय है, और आपका बासमती चावल में क्या आपका बासमती चावल, ये दोनों चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है। दार्जिलिंग की चाय है और बासमती चावल, और ये आपका फेमस और सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये कह सकते हैं कि ये बाहर देशों में सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। और सबसे महंगी चाय भी हम कहें तो भारत के अंदर ही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था आपका। और अभी हाल ही में कह सकते हो आप बहुत सारे यहाँ पर प्याज, असम काजू, नींबू, आम की जीआई किस्में, संतरे, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर जीआई टैग दिए गए हैं। यानी कि एक बौद्धिक संपदा की भी पहचान हो जाती है कि यहाँ पर ये चीज पैदा हो रही है, तो उस भूमि की भी बात होती है। ठीक है, तो ये आपका जीआई टैग था। और आपका वाणिज्य मंत्रालय चर्चा में क्यों, क्योंकि अभी ये जीआई टैग वाली जो चीजें हैं उनके उत्पादन और निर्यात पर बढ़ावा देगा, क्योंकि इनका मन बढ़ चुका है। क्योंकि देश ने अभी 400 बिलियन जो डॉलर का क्या निर्यात किया गया, जिसमें आपके पेट्रोलियम उत्पाद हैं, जिसके अंदर आपके इंजीनियरिंग उत्पाद हैं, जिसके अंदर आपका प्लास्टिक है, जिसके अंदर आपके रेडीमेड कपड़े वगैरह हैं, जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं आपकी। तो अब ये यहाँ पर आपका ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं एक बार। जिसने भी अगर इसका अगर आपने कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। अभी हाल ही में आपका बिमस्टेक चर्चा में रहा है, क्यों रहा है, इसके ऊपर भी शानदार क्वेश्चन आपका बनेगा भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका बिमस्टेक चार्टर चर्चा में है, बिमस्टेक चर्चा में है, क्यों भाई, चर्चा में है, क्या है, यह क्या है, बिमस्टेक चार्टर चर्चा में है, बिमस्टेक चार्टर चर्चा में है, ये क्या है, शानदार क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं 30 मार्च को कोलंबो में आयोजित होने वाले 5वां शिखर सम्मेलन, और अभी आपका 5वां जो शिखर सम्मेलन है बिमस्टेक का, किसका भाई, बिमस जो टेक है, इसका 5वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हो रहा आपका ये, तो श्रीलंका के अंदर में, श्रीलंका में आयोजित हो रहा, ध्यान रखिए 30 मार्च को। कब हुआ है आपका 30 मार्च को, 30 मार्च को आयोजित हो रहा है, ये भी ध्यान रखिए। और 5वां आपका सम्मेलन है, 6 दस्तावेजों को स्वीकार किया जाने की संभावना इसके अंदर है, होने वाली है। तो 30 मार्च को आपका ये आयोजित होगा, 5वां नंबर का ये संस्करण रहेगा, इसके अंदर 6
जो दस्तावेज उन पर साइन होने वाले हैं, दस्तावेज जो कि चर्चा में है, चर्चा में उन पर हो सकता है हस्ताक्षर हो जाए या सिग्नेचर होने की संभावना है या समझौता होने की संभावना है। तो कितने फेमस आपके 6 यहाँ पर चार्टर हैं जिनके ऊपर चर्चा होने की संभावना है, जो कि 30 मार्च को आपका हो रहा है। वर्चुअल मोड के माध्यम से शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे बिमस्टेक देशों में शासनाध्यक्ष जो भी हैं। तो किस मोड में होगा आपका ये? वर्चुअल मोड में भाई, वर्चुअल जो मोड है उस मोड में ये शामिल होने वाले हैं। किस मोड में? तो वर्चुअल मोड में शामिल होने वाले, ध्यान रखिए, जो कि विदेश सचिव और मंत्री स्तर के प्रति जो आपके विदेश सचिव कह सकते हो आप, विदेश जो सचिव हैं वो वहां पर प्रेजेंट रहेंगे भाई, वो व्यक्तिगत रूप से इसके अंदर शामिल होंगे। तो वर्चुअल मोड में कौन होंगे? आपके जितने भी शासना अध्यक्ष कह सकते हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिस देश का जो जैसा भी शासन है उसके जो शासना अध्यक्ष हैं वो वर्चुअल मोड में इसमें शामिल होने वाले। कोलंबस के अंदर आपका ये हो रहा है। उद्घाटन किसने किया? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति इसका क्या करेंगे भाई? उद्घाटन करेंगे। तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो गोतबाया राजपक्षे यहाँ के क्या है? राजपक्षे यहाँ के क्या भी आपके राष्ट्रपति हैं। ये इसका क्या करेंगे? राष्ट्रपति साहब, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं ये इसका उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति साहब जो उद्घाटन करेंगे किसका? तो जो आपका 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन हो रहा है इसका उद्घाटन होगा। ठीक है, चलिए यहीं पर अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो बिमस्टेक आपका है क्या, पहले ये देखेंगे। तो बंगाल की खाड़ी में आप कह सकते हो बहुतकनीकी आर्थिक सहयोग पहल आपका बंगाल की खाड़ी के अंदर, बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल या बिमस्टेक है, ये आपका बिमस्टेक है। इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं? ये बड़ा शानदार, इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वो भी बात करेंगे। देखिए इससे क्या ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ये जो देश इसके अंदर शामिल है इनमें तकनीकी साझा करेंगे भाई, वो बंगाल की खाड़ी में, साथ ही मतलब आप कह सकते हो डेवलपमेंट के लिए ये काम करेंगे, ये हर तरीके से तकनीकी साझा करके एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आर्थिक रूप से बढ़ने की, अर्थव्यवस्था को डेवलप करने की सारी चीजें आपकी बिमस्टेक में रहने वाली है। ठीक है, ओके। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर? आपका बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में इसका क्या है? हेडक्वार्टर बिमस्टेक है। ठीक है, ओके। इसकी वर्तमान अध्यक्षता किसके पास है? तो वर्तमान में अध्यक्षता किसके पास है? तो भाई श्रीलंका के पास इसकी अध्यक्षता, वर्तमान में जो अध्यक्ष देश कौन? इसका श्रीलंका है। हेडक्वार्टर कहां पर? इसका बांग्लादेश के अंदर है। देशों की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन है? भारत भाई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार है, भूटान है, आपका श्रीलंका है, नेपाल है और थाईलैंड है। थाईलैंड भी आपका, ये इसके क्या है? सदस्य देश हैं। कितने सदस्य हैं? 7 देश इसके सदस्य हैं। 7 क्या होगा? भारत हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, भारत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और आपका क्या हो जाएगा? थाईलैंड में। थाईलैंड ये आपका क्या है? इसके सदस्य देश हैं। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जो जल्द से जल्द, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जल्द से जल्द प्रगति की जाए या सामाजिक विस्तार किया जाए, सामाजिक सुख सुविधाएं या बुनियादी ढांचा डेवलप किया जाए, ये बिमस्टेक का क्या है? लक्ष्य है। बे ऑफ बंगाल के अंदर ये आपका है भाई। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये था आपका क्या? बिमस्टेक पे हमने बात करी, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास आपकी उज्जवल परिवार की तरफ से हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम क्लास को हमारी जो क्लास है उसका लेवल बढ़े भाई। आप लोग लेकिन थोड़ा सा कम करते हैं, पता नहीं मुझे तो क्या है। आपको अगर शिकायत है तो मेरे पास एक शिकायत आई थी कि सर थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम है, आज उस वॉइस प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया गया है भाई। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें तो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर आने की संभावनाएं रहेंगी। आगे जब भी क्लास आएंगी आपकी, उन क्लासों से आपके पेपर में भी आपके क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेंगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड चैनल।